मैं डॉक्टर हितांशु कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हमने गत वीडियो में जो बीकॉम पार्ट 3 विषय वस्तुएं सेवा कर प्रश्न पत्र द्वितीय में समिश्रण योजना या सरलीकृत योजना का विस्तार से अध्ययन किया। आज हम आगे पूर्ति का अर्थ, अवधारणा एवं क्षेत्र पर अध्ययन करेंगे। मीनिंग, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। पूर्ति का अर्थ, अवधारणा एवं क्षेत्र। हम जीएसटी का मूल आधार माल व सेवा की पूर्ति है। पूर्व में हमने अध्याय 5 में जो बताया गया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 9 कर के उद्ग्रहण व संग्रहण को बतलाती है, इसका विस्तार से अध्ययन किया था। और इस धारा के अनुसार जीएसटी तभी लगाया जा सकता है जब माल, सेवा या दोनों की पूर्ति हुई हो। जीएसटी कब लगती है? जब या तो माल की पूर्ति कर रहा हो या उसके साथ सेवा की पूर्ति कर रहा हो या दोनों की पूर्ति कर रहा हो तो उस पर जीएसटी लगता है। इस प्रकार से जीएसटी की पूर्ति ही कर लगाने का आधार, टैक्सेबल इवेंट है। अतः इस जो अध्ययन करेंगे हम अध्याय में, इससे पूर्व जो अध्याय हमने अभी आपको बताया कि हमने 5 में विस्तार से इसमें माल व सेवा पूर्ति के उद्ग्रहण और संग्रहण धारा 9 के अंतर्गत अध्ययन किया था, अच्छी तरह इसको समझाया था। अब हम पूर्ति 2 प्रकार की होती है। जो पूर्ति के अर्थ की बात है, उसकी अवधारणा में क्षेत्र की बात है, तो सबसे पहले पूर्ति क्या है इसका जानना जरूरी है। पूर्ति 2 प्रकार से होती है, पहला माल की पूर्ति और दूसरा सेवा की पूर्ति। अतः पूर्ति के अध्ययन से पूर्व जानना आवश्यक है कि जीएसटी अधिनियम में इनकी क्या परिभाषा दी गई है। सबसे पहले माल, उसके बाद सेवा का, फिर उसमें कोई संशोधन होगा तो उसके बारे में। ये धारा 2 की उपधारा 52 में माल को परिभाषित किया गया है, गुड्स। माल से आज से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की चलायमान मूविंग जो होती है संपत्ति से है। किंतु इसमें अभियोजन योग्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भाग रूप ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पूर्ति करने से पूर्व या पूर्ति के अनुबंध के अधीन पृथक किए जाने का करार किया गया है। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं माल के बारे में कि माल का जो आशय है वो मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की चलायमान संपत्ति से है। किंतु इसमें अभियोजन योग्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भाग रूपी ऐसी घास या वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पूर्ति करने के पूर्व या पूर्ति के अनुबंध के अधीन पृथक किए जाने का करार किया गया है, बैठाया गया है उससे। दूसरी जो इसमें है वो सेवाएं, सर्विसेज। इस यहाँ से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न किसी चीज से है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नगद का किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, ये करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा परिवर्तन जिसके लिए पृथक से प्रतिफल हो, सम्मिलित है। और इस संबंध में सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जो धारा 2 की उपधारा 102 में परिभाषित है। अब संशोधन की बात करें तो जीएसटी परिषद की 28वीं जो बैठक हुई की अनुशंसा पर प्रतिभूतियों के लेन देन की सेवा के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। जो सेवा का अर्थ है उसका स्पष्टीकरण इसे परिषद की जो 28वीं बैठक थी उसमें दिया गया और बताया गया कि यद्यपि प्रतिभूतियों को न तो माल माना और न ही सेवा, क्योंकि उन पर अलग से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, परंतु इसके संबंध में जो दलाली आदि के वे होंगे उन्हें सेवा मानकर सेवा कर लगेगा। अतः स्पष्टीकरण पुरानी तिथि से प्रभावित है। अतः अब इस संबंध में सभी पुराने विवाद भी समाप्त हो गए हैं। सबसे पहले हम पूर्ति का अर्थ या अवधारणा, अब हमने माल का अर्थ, सेवा का अर्थ, जो सेवाएं किसे कहते हैं, माल किसे कहते हैं,
और उस सेवाओं के संबंध में जो जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक में अनुशंसा व प्रतिभूतियों लेन देन के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया उस बारे में अध्ययन किया। अब हम पूर्ति का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पूर्ति का क्षेत्र समय, मूल्य और स्थान का अध्ययन करने से पूर्व है। जब हम पूर्ति का क्षेत्र है, समय क्या होगा, उसका मूल्य क्या होगा, स्थान क्या होगा, इसका अध्ययन करने से पूर्व है पूर्ति का अर्थ एवं उसकी अवधारणा को जानना आवश्यक है। जीएसटी अधिनियम में पूर्ति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि पूर्ति ही कर का आधार है। यदि इसकी परिभाषा दी जाए तो कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं इसमें नहीं आता हूँ। अतः जैसे आयकर में आय की परिभाषा नहीं दी गई है, उसी प्रकार से जीएसटी में पूर्ति की परिभाषा नहीं दी गई है। यदि किसी लेन देन में प्रतिफल नहीं है तो भी उसे पूर्ति माना जा सकता है। यदि दो व्यक्ति वस्तु विनिमय के रूप में किसी वस्तु या सेवा की अदला बदली करते हैं और इसमें से कोई एक भी पंजीकृत है तो इसे पूर्ति माना जाएगा। पूर्ति की अवधारणा को पूर्ति के क्षेत्र का अध्ययन करके समझा जा सकता है, जिसकी व्याख्या इस अध्याय में की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्ति की अवधारणा जानने हेतु पूर्ति के समय, स्थान एवं पूर्ति के मूल्य का अध्ययन भी आवश्यक है। अतः सरल रूप से समझें तो पूर्ति में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यदि हम ये सीधा सीधा समझे पूर्ति क्या है तो उसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जो एक पूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता। जीएसटी अधिनियम में इसकी परिभाषा जो है वो निम्न प्रकार दी गई है। पूर्तिकर्ता सप्लायर कौन होता है? किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकर्ता का अर्थ उस सामान या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से होगा, और इसमें ऐसे एजेंट को सम्मिलित करना होगा जो माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसी पूर्तिकर्ता की ओर से पूर्ति करता है। और ये धारा 2 की उपधारा 105 में परिभाषित है। अब प्राप्तकर्ता वस्तु या सेवाओं या दोनों की पूर्ति प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता से आज से निम्न प्रकार हो सकता है, जिसमें पहला, जहाँ सामान, सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए एक प्रतिफल देय है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, जहाँ माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, तो जिस व्यक्ति को सामान वितरित या उपलब्ध कराया जाता है या जिसके पास माल सौंपा जाता है या जिसे उसका उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा, जहाँ किसी सेवा की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है, और जहाँ जिस किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान की गई है को पूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति का संदर्भ पूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ में के रूप में लाया जाएगा, और उसके एक एजेंट को भी शामिल किया जाएगा जो कि इस व्यक्ति की ओर से सामान या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सामने प्राप्तकर्ता की तरफ से कार्य करता होगा। ये धारा 2 की उपधारा 93 के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को परिभाषित किया गया है। अब है पूर्ति का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सप्लाई। अब तक हमने पूर्ति का अर्थ पूर्तिकर्ता का परिभाषा के रूप में समझा, प्राप्तकर्ता को समझा, और अब इसके आगे है पूर्ति का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है, उसका क्षेत्र क्या। पूर्ति के क्षेत्र के अध्ययन के लिए हम इनको 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्ति की विषय वस्तु, जो धारा 7 के अंतर्गत है। दूसरा है बिना प्रतिफल किए गए कार्यकलापों जिन्हें पूर्ति माने जाए, जो अनुसूची 1 में है। तीसरा, कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवा की पूर्ति माना जाए, जो अनुसूची 2 में। चौथा है कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवा की पूर्ति न माना जाए, अनुसूची 3 में। संयुक्त व मिश्रित पूर्ति धारा 8 में। कर मुक्त पूर्तियाँ हो सकती हैं 6। 7वां है आवक व जावक पूर्ति, और 8वां है पूर्ति के अन्य प्रकार। इस प्रकार से पूर्ति के क्षेत्र के अध्ययन के लिए मैं इन्हें 8 भागों में बांट सकते हैं। इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए पूर्ति की विषय वस्तु, जो पहला बिंदु है, जो धारा 7 के अंतर्गत है, कंटेंट ऑफ सप्लाई,
पूर्ति में सम्मिलित लेन देन। कौन से लेन देन हैं जो पूर्ति में सम्मिलित होते हैं? और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 7 में पूर्ति पद में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए अनुबंध के अनुसार विक्रय हस्तांतरण, वस्तु विनिमय लाइसेंस, किराया हो सकता है, पट्टा या निष्पादन जैसे माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति के सभी प्रारूप उसमें सम्मिलित हैं। दूसरा है किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वे कारोबार के दौरान या उसके अग्रसर के लिए हो या नहीं। और तीसरा है इसमें किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट क्रियाकलाप धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत हैं। और इसमें यदि कोई क्रिया अथवा लेन देन धारा 7 की उपधारा 1 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूर्ति मानी जाती है तो केवल उसे ही अनुसूची 2 के अनुसार माल की पूर्ति अथवा सेवा की पूर्ति मानी जाएगी, वो धारा 7 की उपधारा 1A में हो। फिर हम संशोधन की जो बारे में विवेचना करें, जो संशोधन इसमें हुए उसके संबंध में, तो कुछ लेन देन इस प्रकार के होते हैं कि अनुसूची 2 के अनुसार माल अथवा सेवा की पूर्ति माने जाते हैं, परंतु धारा 7 की उपधारा 1A और B अथवा C की जो अनुसार पूर्ति नहीं माने जाते हैं। उपरोक्त संशोधन का ये प्रभाव होगा कि कुछ कार्यकलापों जो एक्टिविटीज़ हैं को केवल अनुसूची 2 में पूर्ति मान लेने से कोई लेन देन पूर्ति नहीं माना जाएगा, उसे पूर्ति तभी माने जाएंगे जब वह धारा 7 के अनुसार पूर्ति माना जाए। और दूसरा था लेन देन जिन्हें माल और सेवा की पूर्ति न माना जाए। धारा जो उपधारा 1 की अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि फर्स्ट अनुसूची 3 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों या व्यवहारों का जो है उनके बारे में, उसमें दूसरा बिंदु हो सकता है केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या व्यवहारों को जिनमें वे ऐसे लोग प्राधिकारियों जिन्हें सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए के रूप में लगे हुए हैं, न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा। धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत हमने इनको परिभाषित किया, लेन देन जिन्हें माल और सेवा की पूर्ति न माना जाएगा। अब हम धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत माल को सेवा को माल की पूर्ति मानना, माल को तो सेवा की और सेवा को माल की पूर्ति मानना, ये धारा 7 उपधारा 1, 7 धारा की उपधारा 1 को A और धारा 7 की उपधारा 2 के अधीन रहते हुए सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यवहारों को निर्देशित कर सके, जिसमें पहला है माल की पूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में। उसकी माल की पूर्ति के रूप में कर सकता है, उसकी सेवा के रूप में नहीं। दूसरा है इसमें सेवा की पूर्ति के रूप में, न कि माल की पूर्ति के रूप में। इसमें उसका विपरीत हो कि सेवा की पूर्ति के रूप में, न कि माल की पूर्ति के रूप में माना जाएगा, जो धारा 7 की धारा 3 के अंदर। हम अनुसूची प्रथम जो बिना प्रतिफल किए गए कार्यकलाप जिन्हें पूर्ति माने जाएं उसकी बात थी, और उसमें अनुसूची 1 की बात है। तो बिना प्रतिफल किए गए कार्यकलाप जिन्हें पूर्ति माना जाए वो अनुसूची फर्स्ट में है, और वो पहला है इसमें उन संपत्तियों की बिक्री जिन पर ITC मिलती है, जहाँ इनपुट कर जमा का ऐसी संपत्तियां उपभोग किया गया है जहाँ व्यापारी संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या बिक्री है। दूसरा संबंधित व्यक्ति या भिन्न व्यक्तियों के बीच माल और सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति के लिए बात है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, परंतु यदि किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में माल या सेवा के रूप में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य को उपहार नहीं दिया गया है तो इसे माल या सेवा दोनों की पूर्ति में नहीं माना जाए। तीसरा इस अनुसूची में माल की पूर्ति। चौथा है संबंधी व्यक्ति की सेवाओं का आयात कर, जो है व्यवसाय के दौरान या प्रगति में किसी व्यक्ति द्वारा बाहर से संबंधी व्यक्ति या उसे किसी अन्य व्यक्ति प्रति किसी अन्य प्रतिष्ठानों सेवाओं से
आयात किया है वो सम्मिलित है अनुसूची प्रथम में। और इसका संशोधन जो उन्होंने किया इसे पूरे में प्रावधान कर योग्य व्यक्तियों के लिए था। शब्द कर योग्य हटाने से अब यह प्रावधान सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। अतः अब यदि किसी व्यक्ति द्वारा सेवा का आयात किया जाता है जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है और वह संबंधी व्यक्ति से या उसके किसी उपक्रम से आयात के रूप में पूर्ति प्राप्त करता है तो उस पर कर लगेगा। दूसरा, इसमें संशोधन का जो प्रभाव हुआ वो क्या हुआ, इस अनुसूची के चौथे बिंदु में कर योग्य व्यक्ति के स्थान पर केवल व्यक्ति कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि अब कोई भी व्यक्ति विदेश से संबंधी व्यक्ति या संबंधित प्रतिष्ठान से बिना प्रतिफल की सेवा प्राप्त करेगा तो कर योग्य होगी। धन्यवाद।